सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 जो कि है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हमसे कहा गया है कि जब हम लोग वर्ड जीनियस को सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि आखिर कौन है जीनियस और आखिर एक जीनियस के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। तो इसी पे कहा जा रहा है कि एक जवान व्यक्ति जो कि जर्मनी में रहते थे, वो जो है 100 साल पहले इस दुनिया को आंधी की रफ्तार से आगे की ओर लेकर गए थे। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लाना, जैसे कि ये जो व्यक्ति थे इन्होंने साइंस में नए नए कॉन्सेप्ट्स को बताया। जो यहाँ पे 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स थे जिसे आप कहते थे कि बहुत बड़े मुद्दे थे और जिससे दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, बहुत सारे साइंटिस्ट को नए नए चीज़ जानने को मिले। उनमें से जो पहला जो था वो था लाइट के बारे में उन्होंने बताया। दूसरा हो गया मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि एटम हो गया, ठीक है। फिर उसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप आगे पढ़ेंगे। तीसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, वो भी आपको हायर क्लास में पढ़ना है। और चौथा है एनर्जी। तो इन सब के बारे में उन्होंने बताया था। और जैसे जैसे आप जो है हायर क्लास में जाओगे तो आप भी इनके बारे में पढ़ोगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनका जो ये वर्क था, जो भी मतलब इन्होंने चीज़ों का पता लगाया था, लाइट हो गया, मोशन ऑफ पार्टिकल्स और भी चीज़ों के बारे में। तो ये जो वर्क था ये साइंटिफिक जर्नल का मतलब हुआ है जिसके अंदर साइंस का कोई भी अगर नया रिसर्च होता है तो वो सब लिखा जाता है। तो उसमें जब इन्होंने अपने वर्क को लिखा तो वो बहुत ही कम पीरियड्स में मतलब हो गया, मतलब कि इनका पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये कम पेजेस में इनका वर्क तो आ गया, बट ये जो कुछ पेजेस थे इन्होंने जो है लोगों के अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। उनका जो अंडरस्टैंडिंग था स्पेस को लेकर के, टाइम को लेकर के और एंटायर कॉस्मस, मतलब ये जो पूरा यूनिवर्स को लेकर के, उसको पूरा बदल दिया। और तभी से जो आइंस्टाइन का नाम है वह सिनोनिम बन गया किसी जीनियस के लिए। मतलब कि अगर मान लेता हूँ कि कोई लड़का या लड़की है, उसको हम लोग बोलते हैं कि यार उसका दिमाग आइंस्टाइन की तरह है, तो सिंपली हम ये कहना चाहते हैं कि वह लड़का या लड़की कैसा है, तो जीनियस है। अब एक चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ पर लिखा गया है कि आइंस्टाइन के मरने के 50 साल बाद भी, मतलब कि ये जो चैप्टर है ये आइंस्टाइन के मरने के लगभग 50 साल बाद लिखा गया है। और उस वक्त की बात की जा रही है कि उस समय भी जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस है, यह बात जो है बरकरार है। अभी अगर मैं कहूँ तो अभी तक जो है आइंस्टाइन के मरने से लगभग 65 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी भी आइंस्टाइन एक जो है जीनियस है, यह बात जो है बरकरार है। मतलब कि यहाँ पे 50 साल इससे लिखा गया है क्योंकि बुक उस वक्त में लिखा गया था जिस वक्त आइंस्टाइन जो है उनके मरने का 50 साल पूरा हुआ था, मतलब लगभग 2005 के करीब में। तो इसको भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हमें आइंस्टाइन के बारे में बताया गया, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म सिटी में। और बिना कोई इंडिकेशन के कि वो जो है फ्यूचर में जाकर के कोई बहुत ही महान काम करेंगे। इसके विपरीत जो है उनकी जो माँ थी आइंस्टाइन की, उनको देखकर लगता था कि जो आइंस्टाइन है वह एक फ्रीक है। यहाँ पर फ्रीक का मतलब हुआ कि अनयूजुअल दिखना फिजिकली, मतलब कि उनकी जो माँ थी उनके लिए आइंस्टाइन का जो सर था ना वो बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लार्ज दिखता था। जब आइंस्टाइन 2.5 ईयर्स के हुए तब भी वह जो है किसी से बात नहीं किया करते थे। लेकिन जैसे ही फिर उन्हें बोलना सिखाया गया तो वह एक चीज़ को दो दो बार बोल दिया करते थे। इसके साथ ही आइंस्टाइन जब जो है बाकी दूसरे बच्चों के साथ रहते तब उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उनको उन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। इस वजह से उनके जो दोस्त थे या फिर आपको वो जो बच्चे थे वह इनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। अब इस वजह से आइंस्टाइन जो थे वह अपने साथ ही ज़्यादातर टाइम बिताते थे, मतलब अकेले में ही खुद से जो है खेलते थे। आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे। जब वह अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर जिसका नाम था माजा उसको देखते तो वह मानो ऐसा कहते कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, मतलब अच्छा है बट उसके व्हील्स किधर हैं। लाइक नहीं होता है टॉयज में भी व्हील्स लगे रहते हैं, तो वो भी उसको देख के कहते हैं कि आखिर इसके व्हील्स किधर हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि ओटो न्यूगी ब्योर जो कि एक के हिस्टोरियन थे एंशियंट मैथमेटिक्स के, मतलब आप बोल सकते हो कि एंशियंट मैथमेटिक्स जो है उसके बारे में जानना। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, एक लड़का जो था आइंस्टाइन उसके बारे में, और कहा था कि वह जो लड़का है वह एक लेजेंड है। और यह बात जो है विश्वास करने योग्य भी लगती है क्योंकि देखो, जो आइंस्टाइन थे वह एक लेट टॉकर थे। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको बोलना सिखाया जाता है तो वो धीरे धीरे फिर बोलना शुरू कर देते थे। लेकिन जब आइंस्टाइन उतने छोटे थे तो वह उस समय जो है बोला नहीं करते थे, मतलब शांत रहते थे, इसलिए यहाँ पर उनको लेट टॉकर कहा गया। अब देखो कहा गया है कि एक वक्त जो है आइंस्टाइन आराम से जो है डिनर कर रहे थे। तो जब उन्होंने सूप पिया तो उनको बहुत गर्म लगा, तो उन्होंने कहा द सूप इज़ टू हॉट। और उसी बीच उनके जो पेरेंट्स थे वह एकदम से पूछते हैं उनसे कि आखिर तुमने इससे पहले एक भी वर्ड क्यों नहीं कहा था। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि इससे पहले जो है सब कुछ एकदम ऑर्डर में था, मतलब एकदम सीक्वेंस में था।
तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि आइंस्टाइन उतने छोटे में भी मतलब एकदम बड़े समझदार लोगों की तरह बात कर रहे हैं और कितना डीप जो है अपना थिंकिंग रखते हैं कि भाई जब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है तो आखिर क्यों बोलना। तो ये था बॉक्स के अंदर की बात। अब यहाँ पर वापस से चैप्टर में बताया गया है कि एक बार आइंस्टाइन के हेड मास्टर जो है आइंस्टाइन के पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आइंस्टाइन चाहे कोई भी प्रोफेशन चुन ले, वो किसी में भी जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ पर खुद भी समझ सकते हो कि आखिर ये लाइन हमें क्यों बताया जा रहा है। क्योंकि आइंस्टाइन जब बड़े हो गए तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ही सक्सेस प्राप्त किया। तो वो बस इसी वजह से यहाँ पे ये लाइन दिया गया है कि उनके हेडमास्टर ने कहा, फिर भी वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो है तरक्की करते हैं। अब इसी के साथ कहा जा रहा है कि जब आइंस्टाइन 6 साल के हो गए तब वह जो है वायलिन बजाना सीखते हैं, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वह वायलिन बजाए। और फिर धीरे धीरे बाद में जो है बहुत ही अच्छा वायलिन बजाने लग जाते हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा उनका स्किल बन जाता है। और ये जो इनका स्किल रहता है इसको वो लाइफ लॉन्ग जो है एकदम मेंटेन करके रखते हैं, मतलब कि फ्यूचर में भी कभी भी चाहे वो बड़े भी जाते हैं तो वो वायलिन बजाना नहीं छोड़ते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि जो आइंस्टाइन है उनका जन्म उल्म सिटी में हुआ था। तो जब उनका जन्म हुआ उसके 15 महीने बाद जो है आइंस्टाइन की पूरी फैमिली मुनिच में आ गई। और मुनिच में जो है आइंस्टाइन हाई स्कूल के लिए जाते हैं। आइंस्टाइन जो थे वो एक बैड पुपिल नहीं थे, मतलब एक बैड स्टूडेंट नहीं थे, वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और लगभग हर सब्जेक्ट में उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आया करते थे। आइंस्टाइन को स्कूल के रेजिमेंटेशन से नफरत था। रेजिमेंटेशन का मतलब हुआ कि जो डिसिप्लिन बनाए जाते हैं लेकिन एकदम एक्सट्रीम लेवल पर, कि बहुत ज़्यादा हद में जो है डिसिप्लिन दिया जाता है, तो उससे उनको नफरत था। और इस वजह से वह जो है अपने टीचर से भी क्लैश कर जाना, मतलब कि थोड़ा वाद विवाद भी उनका हो जाया करता था। जब वो 15 साल के हुए तब जो है उनको स्कूल के अंदर जो है घुटन से महसूस होने लगे, इस वजह से उन्होंने जो है स्कूल को छोड़ दिया। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछले साल ही जो है आइंस्टाइन के पेरेंट्स मिलान चले गए थे। मतलब कि आइंस्टाइन ने जिस साल जो स्कूल छोड़ा उससे एक साल पहले ही उनके जो पेरेंट्स थे वह मिलान चले गए थे और उन्होंने जो है आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। अब जो है आइंस्टाइन चाहते थे कि वह जो है जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जाए, मतलब स्विट्जरलैंड में 60% लोग जो है वो जर्मन जो है लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो स्विट्जरलैंड के एक ऐसे शहर में जाए जहाँ पर लोग जर्मन बोलते हो, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड था वह मुनिच से ज़्यादा लिबरल था। यहाँ पर लिबरल की बहुत मीनिंग आएगी, लेकिन आप समझ सकते हो लिबरल का मतलब कि किसी का रिस्पेक्ट करना, किसी का ओपिनियन का जो है रिस्पेक्ट करना। तो इससे वो सोचते थे कि मुनिच से ज़्यादा लिबरल है स्विट्जरलैंड, इसलिए वो वहाँ पर जाना चाहते थे पढ़ने के लिए। अब कहा जा रहा है कि आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे थे मैथ में और जो है फिजिक्स में। जब उन्होंने अपना स्कूल पूरा कर लिया तो उसके बाद जो है वह जुरिच चले गए। जुरिच कहाँ पर है? तो जुरिच जो है स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ साइंस ही वो चीज़ नहीं थी जो कि एक ऐसे डैशिंग यंग मैन जिसके पास वेलरस मस्टेच, वेलरस मस्टेच का मतलब हो गया, वेलरस हुआ लार्ज, ठीक है, मीन्स बड़ी, मस्टेच मतलब मूछ, तो ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करती हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको जो है कुछ इंटरेस्ट था एक ऐसी स्टूडेंट जिसका नाम था मेलिवा मैरिक। और आइंस्टाइन ने पाया कि वह जो एक बहुत ही क्लेवर क्रिएचर है, मतलब कि चतुर प्राणी है, मतलब कि किसी चीज़ में थोड़ा तेज होना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस यंग सर्ब, ये जो सर्ब है ना, सर्ब वर्ड यूज़ किया जाता है ऐसे लोग जो कि सर्बिया से होते हैं, एक प्लेस है, ठीक है। तो ये जो सर्बिया से आई थी यहाँ पर स्विट्जरलैंड में, ताकि यह जो है पढ़ सके इस यूनिवर्सिटी में, जो कि कहाँ पर था, जुरिच में। क्योंकि जुरिच यूरोप की उन जगहों में से एक था जहाँ पर वीमेन जो है वो भी डिग्री ले सकती थी। अब जो आइंस्टाइन है वह मेलिवा के अंदर जो है अपने एक दोस्त को पाते हैं, अपने एक साथी को पाते हैं, क्योंकि दोनों ही जो थे वह फिलिस्तीन्स के अगेंस्ट में थे। और फिलिस्तीन्स ऐसे लोग होते हैं जो कि आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है और मेरिवा मैरिक जो है, इन दोनों को ये चीज़ें पसंद थी, इसलिए ऐसे लोग जो कि नापसंद क्या करते थे उनको, उनसे ये अगेंस्ट में रहते थे। यहाँ बताया गया है कि जो आइंस्टाइन है उनके फैमिली में ऐसे कुछ लोग थे जो कि इन सब चीज़ों को नहीं पसंद किया करते थे। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे लोग थे जो कि इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये लोग उनके भी अगेंस्ट रहते थे और उनसे थोड़ा ऑड रहते थे। यहाँ पर अब ये दोनों ही देखते हैं कि ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही जो है म्यूज़िक को, लिटरेचर को, ठीक है, और आर्ट को पसंद करते हैं। इसलिए अब ये दोनों क्या हुआ था, दोनों ही पड़ गए लव में। अब यह कहा जा रहा है कि उनके जो लेटर्स थे वो अब भी सर्वाइव है, मतलब अभी भी बोल सकते हो कि मौजूद है इस वक्त में, जिसमें वह जो है अपने अफेक्शन, अपने प्यार को जो है वर्ड्स में उतारते थे और जो है थोड़ा बहुत साइंस को भी जो है मिक्स करते थे टेंडरनेस के साथ। मतलब कि बोल सकते हो हल्का फुल्का जो है साइंस को भी उसमें मिला देना। जैसे कि यहाँ पे आइंस्टाइन जो है वह लिखे थे एक बार, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion।
यहाँ पे आप सिंपली समझ सकते हो कि यह रिलेटिविटी मतलब साइंस के कुछ टर्म से बात कर रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि एक साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे जिससे कि हम एक विक्टोरियस मतलब कि जो हम पाना चाहते हैं वो पा लेंगे। तो इसी तरह ये जो है कुछ लेटर्स अपने लिखा करते थे, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर एक दे दिया गया है। अब बताया जा रहा है 90s में जब उनका एज 21 हो गया तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया बट अनएम्प्लॉयड थे, मतलब अभी भी वो नौकरी नहीं कर रहे थे। फिर वह जो है काम करना शुरू किए टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर। फिर वह जो है गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर हो जाए, उसके बाद जो है प्राइवेट लेसन दिया करते जैसे कि टीचर हम लोग बोल सकते हैं ना, ट्यूशन टीचर उस टाइप से। फिर 1982 में जो है उनको पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट का जो है जॉब मिलता है, जो कि होता है बर्न में। अब देखो ये जो पेटेंट है ना, इसका मतलब होता है कि अगर कोई जो है इन्वेंटर कुछ इन्वेंट करता है तो वो उस चीज़ को जिसको उसने इन्वेंट किया उसको अपने नाम पर करा सके, ताकि उसको उसका राइट मिल जाए कि हाँ उसने इस चीज़ को पहली बार जो है इन्वेंट किया है। अब जैसा कि हमने देखा कि आइंस्टाइन टेक्निकल एक्सपर्ट है, तो उनसे यह सब पूछ किया जा रहा था कि वह जो है दूसरे के इन्वेंशंस जो है उसको एनालाइज करें। लेकिन इसके साथ ही आइंस्टाइन जो है वह अपना नया आइडिया भी डेवलप कर रहे थे सीक्रेटली, मतलब कि जैसे अपना भी जो है कुछ उनके दिमाग में अगर आइडिया आता तो उस पर भी वो काम करते। और वह जो है अपने डेस्क ड्रॉअर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। तो ये चीज़ ध्यान दे देना कि वो अपने डेस्क ड्रॉवर को क्या कहते थे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ देता है। ठीक है, तो यह क्या था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1905 में आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वह एक न्यूज़पेपर में छपी थी, और वह उस समय का वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर था, मतलब उस समय का बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर में से एक था। तो आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बताया था कि जो टाइम और डिस्टेंस है वह एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ पर निर्भर ना करती हो, और नॉट एब्सोल्यूट मतलब कि जो किसी चीज़ पर निर्भर करती हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यह आपको शायद 12th में अगर आप आईआईटी लेते हैं, ठीक है, और उसकी तैयारी करते हैं तब पढ़ने को मिलेगा, इस तरह नहीं मिलेगा। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दिया है कि अगर हम लोग टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स लेते हैं जिसका दोनों का मानो सेम टाइम ने कर दिया, फिर जो है दोनों को जैसे बोल सकते हो कि एक जर्नी पर लेगा, लाइक एक जो है एक रॉकेट से बांध दिए एक को, वो धीरे धीरे एक रॉकेट उसका बढ़ रहा है, और एक रॉकेट जो है उसका बहुत तेज स्पीड है, उसको मैंने बांधा वो एकदम तेजी में गया गया गया। फिर वो पूरा लाइक मानो सोलर सिस्टम में जा करके सैटर्न इन सब के पास से घूम के अर्थ पर आया। दोनों जब एक पास आते हैं ना, मान लेते हैं एक का स्लो रहता है एक का फास्ट स्पीड से जाता है, तो दोनों का फिर हम टाइम देखेंगे तो दोनों का टाइम अलग अलग होगा। अब ये अलग क्यों होता है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट इतना समझ जाओ कि ये सब भी जो है डिपेंड करता है इन सब चीज़ पे। तो यही इन्होंने बताया कि ये दोनों जो है थोड़ा अलग हो जाएगा। इसी चीज़ से वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फार्मूला निकला जो कि मास और एनर्जी का रिलेशन बताता है, जो कि है ई फॉर एनर्जी और इज इक्वल टू मास, ठीक है, एम फॉर मास, और सी स्क्वायर जो है, सी का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्क्वायर मतलब कि जो वैल्यू है उसको उसका स्क्वायर। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही डीप है, इसलिए अभी इसके बारे में ना सोचें। जैसे ही आप आगे जाते हो, अगर आप आईआईटी लेते हो, ठीक है, या फिर मन करता है अगर आप जैसे हाई क्लास में जाते हो तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। इन्होंने जो एक बेसिक सा और एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप एक अच्छी लड़के के पास बैठते हो तो 2 घंटे भी 2 मिनट के बराबर लगते हैं। वही अगर आप एक गर्म रूम में जाते हो तो 2 मिनट भी 2 घंटे के बराबर लगते हैं। तो ये इन्होंने एक बोला कि एक रिलेटिविटी के तौर पे इन्होंने बताया। वैसे अगर साइंस के तौर पे देखा जाए तो ये और भी ज़्यादा डीप है, बट यहाँ पर इन्होंने एक सिंपल सीक्वेंस में यहाँ पर इसको बताया गया है। तो ये तो हमें 1905 की बात बता दी गई, जिस वक्त आइंस्टाइन जो थे उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाला था। लेकिन अब वापस से हमें पीछे ले जा कर के बताया जा रहा है, मीन्स 90s के वक्त में, जिस वक्त वो जो है फिजिक्स के कुछ मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर हमें बताया जा रहा है कि जिस वक्त आइंस्टाइन मतलब ये सब प्रॉब्लम्स को सोच रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, तो उस समय उनका जो प्राइवेट लाइफ था वह जो है फेल होता जा रहा था। क्योंकि जो आइंस्टाइन थे वो चाहते थे मेलिवा से शादी करना, और वो भी अपने स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद। लेकिन आइंस्टाइन की जो माँ रहती है वह इसके विरोध में रहती है, वो बोलते हैं कि नहीं, तुम मेलिवा से शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि वह तुमसे 3 साल बड़ी है, और यह एज जो है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 3 साल ज़्यादा होता है। फिर वो बोलती है कि उसको जो है मतलब मेलिवा का इंटेलिजेंस पसंद नहीं है, क्योंकि वो भी आइंस्टाइन की तरह एक बुक है, मतलब दोनों ही जो है मतलब पढ़ाई में ज़्यादा ये रहते हैं, मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसी बात से जो आइंस्टाइन रहते हैं वो वेडिंग का जो ख्याल रहता है वो कुछ वक्त लिए छोड़ देते हैं। लेकिन 1903 में दोनों की शादी हो जाती है और उनके 2 बेटे होते हैं। कुछ साल बाद ही जो है उन लोग का जो मैरिज रहता है वो फेल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेलिवा जो है वह अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो है लूज़ कर रही थी। मतलब उसका पहले जिस चीज़ में लाइक इंटरेस्ट था वो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहती थी कि लाइक उसको लाइफ में ये करना है, उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। उसके बाद उसका जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया,
म्यूज़िक हो गया, इसके अंदर भी इंटरेस्ट कम होते जा रहा था। इस तरह वह जो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनते जा रही थी। फिर जो है इन दोनों के बीच में मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलिवा जो है इनके बीच में लड़ाई होती रहती है और फिर 1919 में ये लोग डिवोर्स ले लेते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना, आइंस्टाइन उसी साल मीन्स 1919 में जो है अपनी कजिन से जो है जिसका नाम रहता है एल्सा, उससे शादी कर लेते हैं। तो ये तो हो गई आइंस्टाइन के घर की बात। अब हम लोग देखते हैं आइंस्टाइन के वर्क की बात को। तो जैसा कि हमने देखा था 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके बारे में कहा था। इसके बाद जो है उन्होंने एक और जो है बात बताई 1915 में, जो कि पहले की तरह जो है पूरा वर्ल्ड फेम में जो है मतलब राइज हो, मतलब फैला आप कह सकते हो। इन्होंने इस वक्त जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उस समय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इस बार जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस बार इन्होंने जो है ग्रेविटी का एक न्यू इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि एक मीनिंग देना या फिर उसको एक नए तरीके से डिफाइन करना। तो उन्होंने ग्रेविटी को एक नई तरीके से डिफाइन किया और इन्होंने जो भी डिफाइन किया वह जो है जब 1919 का इक्लिप्स आया मतलब ग्रहण हुआ तब प्रूफ भी हो गया था कि वह चीज़ सही है जो इन्होंने बताया। और जो आइंस्टाइन थे उन्होंने पहले से यह करेक्टली कैलकुलेट किया हुआ था कि लाइट किसी फिक्स स्टार से, लाइक उन्होंने देखा था कि ये स्टार है, तो उन्होंने देखा कि ये जो फिक्स स्टार है इनका जो लाइट आ रहा है यह सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के पास जाते ही जो है डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि वहाँ से मुड़ जाएगा। और ये बात जब न्यूज़ में आई तब जो है लिखा गया न्यूज़ में और साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जैसे कि हमने देखा कि आइंस्टाइन जो थे वो कैसे कैसे नई नई चीज़ों को बता रहे थे। जैसे पहले दिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बाद फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस वजह से मतलब कि बोला गया कि यार साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, क्रांति, मतलब जिस तरह से साइंस में नए नए चीज़ों को ये बता रहे थे, पता चल रही थी। इसके बाद आइंस्टाइन जो थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में 1921 को। फिर जो है उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लग गया, इन्विटेशंस आते थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, जो प्रेस वाले लोग होते थे वो भी उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। इसके बाद बोला गया है कि जब नाजी आया पावर में तो जर्मनी में आ गया, ठीक है, 1933 में। और आइंस्टाइन जो थे वो उस वक्त जो है फिर यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए, 5 साल वहाँ पे रहे। फिर उन्होंने जो है न्यूक्लियर फिजन जो है उसका डिस्कवरी किया बर्लिन में। इस बात से जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, मतलब जो फिजिक्स के स्टूडेंट थे या फिर उसमें एक्सपर्ट थे, वो लोग जो है अप्रोर में हो गए, मतलब कि वो लोग उदास हो गए, क्योंकि उनमें से जो ज़्यादातर लोग थे वह जो है फेसिज्म जो था उससे फ्रीड होकर आए थे, मतलब कि वहाँ से भाग करके आए थे जैसे कि आइंस्टाइन आए थे। यहाँ पर फेसिज्म का मतलब हुआ कि ऐसा जगह जहाँ पर जो है डिक्टेटर रूल करता हो, यहाँ पे डिक्टेटरशिप होती हो, ठीक है, ये डिटेल में नहीं है, सिंपली आप समझ जाओ कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती हो। जैसे कि जो नाजीज आया था तो वो जो है जर्मनी में डिक्टेटरशिप लागू कर रहा था उस टाइप से। तो यहाँ पर इसी वजह से ये लोग भाग के आए थे। अब इनको डर लगने लग गया कि अगर नाजी के पास ये चला गया तो इस तरीके से वह जो है एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। तभी जो है आइंस्टाइन के कलीग जो थे वह आइंस्टाइन से प्रार्थना करते हैं, उससे कहते हैं कि आप जो है इसको रोकिए। तो आइंस्टाइन जो है फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है, जो कि फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट थे, उनको जो है लेटर लिखते हैं अगस्त 2 1939 को, और उनको वार्न करते हैं कि अगर ऐसा सिंगल बॉम्ब भी बन गया और वह जो है किसी पोर्ट पे, मतलब लाइक कोई भी पोर्ट हो गया, जैसे सी पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट है, किसी भी जगह पर वो जो है अगर फेंक दिया गया तो वह जो बॉम्ब है वो उस पूरे पोर्ट को जो है बर्बाद कर सकता है। इसके साथ ही अगर उसके आसपास में कोई टेरिटरी है, मतलब कोई अगर राष्ट्र है, तो उसको भी कुछ नुकसान दे सकता है, मतलब अगर पास में तो उसको भी कुछ हद तक बर्बाद कर सकता है। अब यहाँ पर जो है इनका जो बात था यह इफेक्ट डालने में फेल नहीं हुआ, मतलब इन्होंने जिस तरह से बताया कि इतना ज़्यादा पावरफुल है ये सब इन्होंने कहा। तो अमेरिकन जो थे अब क्या किए, इस बात को सुनते ही उन्होंने क्या किया कि और वह जो है एटॉमिक बॉम्ब को बनाना शुरू कर दिया एज अ सीक्रेट प्रोजेक्ट। फिर जो है ड्रॉप कर दिया गया था जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। मीन्स 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है ड्रॉप कर दिया गया था। और जब आइंस्टाइन को इस डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चला तो वो अंदर से पूरा कांप गए थे। इस बार जो आइंस्टाइन थे उन्होंने जो एक पब्लिक मिसिव, मिसिव मतलब एक लंबा चौड़ा लेटर, और पब्लिक मिसिव मतलब कि ऐसा लेटर जिसके अंदर जैसे कोई चीज़ का एडवाइस दिया जा रहा हो, तो उन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन को लिखा। और उस लेटर के थ्रू जो है वह वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने की एडवाइस करते हैं, बट उनका कोई बात नहीं सुना जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही कुछ साल बीतते हैं और 10 साल जैसे ही बीत जाता है तो उस बीच जो है आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिक्स में। और फिर वह जो है अपने पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं कैंपेन करने के लिए पीस एंड डेमोक्रेसी, मतलब ये चाहते हैं कि हर जगह जो है शांति रहे और डेमोक्रेसी मतलब सबको जैसे राइट्स जो उनके रहते हैं नागरिक के वो सब भी उनको मिले। इसके बाद जो है जब आइंस्टाइन 1955 में जो है मर जाते हैं एट द एज ऑफ 76, तब वो जो दिन रहता है उस दिन विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक
जीनियस के रूप में जो है मनाया गया था। देखो, विजनरी कहने का मतलब हुआ कि भविष्य जो देख सकता हो, मतलब कि इन्होंने जो काम किया था, जो चीज़ों को इन्होंने बताया था, वो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आए, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए। तो अब आप जो है कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि आपको इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी आइंस्टाइन की। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में।